नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से श्रीमती धाबू देवी मेमोरियल कॉलेज बाड़मेर के इतिहास की लाइव क्लास में। हम अध्ययन कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई प्रथम के टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय इतिहास के स्रोतों के साहित्यिक स्रोतों के बारे में, जिनमें कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन से बताए गए पूर्व वीडियो में। अब हम आगे बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं और किनके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें प्राचीन पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के या मुद्रा, स्मारक व पुरावशेष, मृदभांड और इसके साथ साथ हम कला को, जैसे चित्रकला, उसे भी शामिल कर सकते हैं। बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जो प्राचीन काल के बारे में बताते हैं, जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं या पुरातत्व विभाग द्वारा से प्राप्त हुए हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। इनमें अभिलेख, मुद्रा, सिक्के, स्मारक, पुरावशेष, मृदभांड आदि आते हैं। पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से की गई। 1878 के लगभग इस विभाग की स्थापना की गई और इसके बाद जो है पुरातत्व, जिसे पुरातत्व निधि निखात खाना कहा गया, उसके बाद एक इस मार्शल के प्रयासों से इसे स्थायी विभाग बनाया गया, जिसमें इसके बाद दयाराम साहनी को भी अध्यक्ष बनाया गया। तो उन्होंने बहुत सारी खोजें की, जिनमें बहुत सारी प्राचीन काल की वस्तुएं मिली, जैसे अभिलेख, सिक्के, मोहरें या मृदभांड आदि बहुत सारी चीज़ें मिली, जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में या उसके इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो प्रथम बात करें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जिसमें प्रथम आते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या है? अभिलेख वे लेख है जो पत्थरों पर या स्तंभों पर या गुफाओं में के पत्थरों पर लिखे गए या फिर किसी अन्य चीज़ पर, ताम्रपत्र पर लिखे गए वे लेख है, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में या प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इन अभिलेखों में गुहा लेख, स्तंभ लेख, पाषाण लेख, ताम्रपत्र लेख आदि आते हैं। तो अभिलेखों में बात करें तो सबसे जो प्राचीन समय में राजाओं के प्रशस्ति के रूप में लिखे गए, जैसे प्रयाग प्रशस्ति की बात करें जो समुद्रगुप्त की है, या जैसे दानपत्र के रूप में लिखे गए, ऐसे बहुत सारे ताम्र लेख है जो दान देने के बारे में लिखे गए हैं, जिनमें दान देने का विवरण किया गया है। तो इस प्रकार के लेख जो है अभिलेखीय साक्ष्य कहलाते हैं या अभिलेखीय स्रोत कहलाते हैं। सबसे पहले बात करें अभिलेखों में, तो सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख जो है वो एशिया माइनर में मिला, जो बोगिसगोई नामक स्थान पर मिला, जो तुर्की में है, वहाँ पर मिला, जिसमें ये वर्णित है भारतीय 4 वैदिक देवताओं के नाम, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नास्तिक के 4 वैदिक देवताओं का नाम उसमें उल्लेखित है, वर्णित है। और इस लेख से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतीय या वैदिक धर्म जो है वो विदेशों में भी प्रसारित था या उसका प्रचार विदेशों में भी था। इसी तरह अगर हम अभिलेखों में बात करें तो और भी बहुत सारे अभिलेख आते हैं, जैसे प्राचीन की बात करें तो सबसे पहले आता है बोगिसगोई।
वोगज़गोई अभिलेख, ये सबसे प्राचीन अभिलेख है और ये इसका जो है अनुमान जो है 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। भारतीय संदर्भ में अभिलेखों की बात करें या भारतीय अभिलेखों की बात करें तो सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख वो अशोक के अभिलेख थे, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं। और अशोक के अभिलेख काफ़ी संख्या में मिले हैं, जिन्हें जो है जिनको सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने का गौरव जेम्स प्रीसेम को प्राप्त हुआ। जेम्स प्रीसेप, जिन्होंने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और उनमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। अशोक के दूसरा होता है दूसरा जो नंबर आता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, तो इन्हें पढ़ने का गौरव जो है वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त होता है। यानी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा और उनके बारे में जानकारियाँ दी। अशोक के अभिलेख मुख्य जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन कुछ अरमाइक और खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। तो इन अभिलेखों से बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैसे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिन पर लिखा हुआ है भारतीय, या सबसे पहले भारतीय शब्द का जो प्रयोग जो है अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कहें तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे अभिलेख, स्तंभलेख लिखे गए, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रसूति जो समुद्र गुप्त की है, जिनमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इस प्रकार जैसे एक और अभिलेख की बात करें तो ऐहोल अभिलेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन अभिलेखों से बहुत सारी प्राचीन काल की, या ये कहें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये अभिलेख एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में या स्रोत के रूप में काम आते हैं, जिन पर लिखे गए लेख, चाहे वो अभिलेख किसी मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हो, चाहे वो किसी गुफा लेख के बारे लिखे गए हो, जैसे कारले की गुफाएं या और भी गुफा लेख लिखे गए हैं वहाँ पे, या फिर किसी मूर्ति की वेष्टनियों के पर लिखे गए हो या मूर्ति पर लिखे गए हो लेख। इन प्रकार के लेखों से जो है भी कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है और जो प्राचीन काल का इतिहास बताती है और जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इन अभिलेखों को जब पढ़ा जाता है तो इसे विधि को जो है एपिग्राफी कहते हैं, और प्राचीन लिपियों को पढ़ने की तिथि को पेलियोग्राफी कहते हैं, और प्राचीन तिथि को पढ़ने को पेलियोग्राफी कहते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन काल के समय की या प्राचीन काल की पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख साक्ष्य वो साक्ष्य है जिन पर लिखा गया है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल या उसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता, ये स्थायी है। जबकि हम साहित्यिक साक्ष्य में तो कई बार फेरबदल भी हो जाता है, लिखा भी जाता है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, लेकिन ये स्थायी साक्ष्य है जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात करें हम मुद्रा या सिक्के के बारे में, तो मुद्रा या सिक्के, तो प्राचीन काल के कई सिक्के या मोहरें जो मिली, जिनसे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। इस संदर्भ में देखें तो सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमेस्टिक कहलाता है, और सबसे पहले भारत में जो है मुद्रा लेख शास्त्र की या कहें मुद्रा लेखिया, तो इसे जो है जेम्स प्रीसेम, इसका गठन या इसके संस्थापक या स्थापक जो है संस्थापना जेम्स प्रीसेम द्वारा की गई।
और इस मुद्रा से या सिक्कों से भिन्न भिन्न राजाओं के शासनकाल के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो एक तरह से ऐतिहासिक स्रोत के रूप का काम करती है, या ऐतिहासिक स्रोत का जिसे हम कह सकते हैं। बात करें सिक्कों में, तो सिक्के सबसे पहले जो है प्राचीन सिक्कों की बात करें तो आहत सिक्के मिले हैं, जो कुछ तांबे के हैं लेकिन अधिकांश जो है चांदी की मुद्राएं हैं, जिन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं है, लेकिन उस पर प्रतीक चिन्ह है, अंकित है, और उसे ठप्पा मारकर तैयार किया जाता था, इसीलिए उनको आहत मुद्रा भी कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं, आहत मुद्रा कहते हैं। हाँ, उन पर ये सूर्य का अंकन अवश्य किया गया है। तो जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें आहत मुद्रा कहा है। इसके अलावा जैसे एक राजा का कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था, तो ये भी बातें इन सिक्कों से जानकारियाँ प्राप्त होती है। जहाँ कहीं भी किसी राजा के अगर सिक्के मिलते हैं तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस जगह तक उस राजा का क्षेत्राधिकार था, या वो जगह उस राजा के क्षेत्राधिकार में आती थी। जैसे बात करें जो गुप्त काल के सिक्के, जो बयाना निधि यानी कि भरतपुर के बयाना में बहुत सारे गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, जिससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि राजस्थान का भरतपुर का क्षेत्र वो गुप्तों के अधीन था, या उस पर गुप्तों का अधिकार था। इसी प्रकार हमें सिक्कों से और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है कि जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, वीणा वादन सिक्के, जिन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए बताया गया है, दिखाया गया है। तो इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त को संगीत में बहुत रुचि थी, या उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। इसी तरह और भी बहुत सारे सिक्के जिनसे तत्कालीन समय की या इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक और बात करें कि जहां अगर किसी सिक्के पर किसी दूसरे अन्य राजा का भी नाम अंकित है, तो इससे ये जाहिर होता है या ये स्पष्ट होता है कि उस राजा पर उस दूसरे राजा ने अधिकार किया था। जैसे हम कहें कि नहापान के सिक्के, सत्रप नहापान के सिक्के जो जोगलथंबी गांव से प्राप्त हुए, तो नहापान के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन शासक थे, उनका नाम अंकित है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नहापान पर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार सिक्कों पर सिक्के भी जो है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, जिनसे अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न जानकारियां प्राप्त होती है, जो हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने में सहायक सिद्ध होते हैं, या जो स्रोत का कार्य करते हैं। बहुत मात्रा में सिक्के जो आहत मुद्राएं मिली, या आहत सिक्के जो मिले, वो उसकी सबसे बड़ी पहले निधि जो है वो अमरावती से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास को जानने के स्रोतों में जहाँ तक साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण है, जब साहित्य मौन हो जाता है तो उससे आगे की बातें जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होती है। जैसे हम कहें कि 206 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी यानी 300 ईसा पूर्व तक जो है वो उनका इतिहास सिक्कों पर ही लिखा गया है, सिक्कों पर ही आधारित है। तो इस प्रकार सिक्के भी साक्ष्य के तौर में काम आते हैं, या जिन्हें साक्ष्य कहा जाता है, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जानकारियाँ प्राप्त होती है। अगली बात करें हम कि इन मुद्राओं के अलावा कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य है, तो बात आती है स्मारक व पुरावशेष। वे स्मारक जो प्राचीन काल में बनाए गए और फिर खुदाई के दौरान मिले, या फिर अवशेष जो प्राचीन काल में बनाए गए थे लेकिन समय की गिरफ्त में वो खो गए थे, लेकिन जब उन्हें फिर से खुदाई की गई, जब खोदा गया, तब जो है वो उनके अवशेष, प्राचीन काल के अवशेष मिले, जिनसे उनके बारे में जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो जो है ये स्मारक और पुरावशेष भी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें पुरावशेष की, तो जो है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा विद्यालय, जो प्राचीन काल में बहुत ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसके बारे में जानकारी
उसकी खुदाई पर ही मिली, जहां नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। इसी प्रकार जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो उनके नगरों की जानकारी भी उन खुदाई के अंतर्गत मिली। जब वहां खुदाई की गई तब वो नगरों के अवशेष मिले और उन नगरों के अवशेषों से उस सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की जानकारियां प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्मारक और पुरावशेष भी जो है वो एक पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, जिनसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे बात करें विशाल अन्नगृह या सड़कें या मकानों का स्तर कि मकान कैसे थे, इस प्रकार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, या मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ जो मिली है, उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि बहुत सारी नारियों की मूर्तियाँ मिली है। ऐसे जैसे पशुपति शिव की मूर्ति, तो जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी शिव का बहुत महत्व था, जिस प्रकार आज का वर्तमान में भी हिंदू धर्म में शिव भगवान को बहुत महत्व है, प्रथम रखा जाता है। उसी प्रकार तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो अवशेष मिले हैं या जो स्मारक है जो प्राचीन काल में बनाए गए थे, जो खुदाई के दौरान मिले हैं, जिनसे इतिहास के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अगली बात करें मृद भांडों की, तो खुदाई के अंतर्गत जो मृद भांड मिले वो भी प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में काम आते हैं। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो खुदाई के दौरान मिले, तो वह भी एक साक्ष्य के तौर पर या स्रोत के रूप में काम आते हैं, जिनसे भी बहुत सारी प्राचीन काल के समय की जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे पाषाणकालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन मृद भांड इन्हें कहते हैं, या उत्तर पाषाण काल यानी कि ताम्रपाषाणिक काल मृद भांड, या उसके बाद के मृद भांड, इनसे भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनसे जो प्राचीन इतिहास को जानने में सहायक का काम करती है या सिद्ध होती है। जो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, जैसे उनसे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और भी बहुत जैसे मूर्तियाँ या चित्रकला, जिनसे भी जैसे गुफाओं में चित्र बनाए गए थे, उनसे भी उस समय की खान पान या पहनावा, उनके आदर्श क्या थे, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए या भारतीय इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत मुख्य रूप से थे, जिनमें पहले हमने पढ़ा साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और उसके बाद के आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, जिनमें अभिलेख, मृद भांड, मुद्रा, स्मारक या अवशेष आदि आते हैं, जिनसे इतिहास के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इससे अगले की कड़ी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट समय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कितना मिनट